नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पनामा पेपर्स लीक मामले में आइसलैंड के प्रधानमंत्री का इस्तीफा। ब्रिटिश पीएम कैमरन का पिता के निवेश में हिस्सेदारी से इनकार। नवाज शरीफ ने जांच के लिए बनाया न्यायिक आयोग। केजी बेसिन पर गुजरात सरकार के निवेश को लेकर कांग्रेस का प्रधानमंत्री पर निशाना। सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का आरोप। जेपीसी से जांच की मांग। एनसीपी नेता छगन भुजबल और उनके परिजन विलफुल डिफॉल्टर घोषित। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2 संपत्तियों की नीलामी के लिए दिया विज्ञापन। भुजबल ने लिए थे 6 करोड़ के कर्ज। आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नीति में देरी पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार। केंद्र को 8 हफ्ते में नीति बनाने का निर्देश। किसानों को जल्द राहत पहुंचाने पर जोर। और श्रीलंका में बनेगा नया संविधान। संविधान सभा में तब्दील। प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे की अध्यक्षता में 21 सदस्यीय संचालन समिति का गठन। तमिलों को मिल सकती है ज्यादा स्वायत्तता। दुनिया में टैक्स चोरी का सबसे बड़ा खुलासा बताए जा रहे पनामा पेपर लीक मामले में असर दिखना शुरू हो गया है। इस मामले में नाम आने के बाद आइसलैंड के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है। पाकिस्तान में जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच आयोग गठित किया गया है। यूक्रेन में राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको के विदेशी खातों की जांच होगी, जबकि जर्मनी ने विदेशी खातों से जुड़े नए नियम जारी किए हैं। आइसलैंड में प्रधानमंत्री सिगमंडर गुनलॉक्सन और उनकी पत्नी का नाम पनामा पेपर्स में आने के बाद लोग सड़कों पर उतर आए। संसद के सामने प्रदर्शन हुए और भारी दबाव में गुनलॉक्सन को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने संसद भंग करने की सिफारिश भी की, लेकिन राष्ट्रपति ओलाफर ग्रिमसन ने इसे मानने से इनकार कर दिया। ब्रिटेन में विपक्षी लेबर पार्टी ने उन सभी नागरिकों की स्वतंत्र जांच की मांग की जिनका नाम इन दस्तावेजों में आया है। अपने पिता का नाम आने पर प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने सफाई दी है। कैमरन ने कहा कि उनकी अपने दिवंगत पिता के विदेशी निवेश कोष में कोई हिस्सेदारी नहीं है। I own no shares. I have a salary as Prime Minister and I have some savings which I get some interest from and I have a house. पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके परिजनों का नाम पनामा पेपर्स में आने के बाद विपक्ष ने जांच की मांग की। इसके बाद दबाव में आई सरकार को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय जांच आयोग का गठन करना पड़ा। मैंने एक आला सतही अदालती कमीशन कायम करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज इस कमीशन के सरबराह होंगे। ये कमीशन अपनी तहकीकात के बाद फैसला देगा। हालांकि चीनी विदेश मंत्रालय ने पनामा पेपर्स को आधारहीन बताते हुए खारिज कर दिया है। रूस ने लीक दस्तावेजों में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का नाम जोड़े जाने की निंदा की, जबकि फ्रांस ने पनामा को टैक्स हेवन ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। पनामा सरकार ने मामले की जांच के लिए मल्टी एजेंसी टीम का गठन किया है। साथ ही पनामा ने कहा है कि वो फ्रांस के खिलाफ विकल्पों पर विचार कर रहा है। Rotundamente esa calificación. Con relación a la política fiscal de cada país es soberano. इस बीच मामले में संलिप्त लॉ फर्म मोसेक फोंसेका ने कहा है कि 1 करोड़ 15 लाख दस्तावेज लीक होने की वजह सीमित हैकिंग है और इसमें किसी बाहरी पक्ष का हाथ है, जबकि खुलासा करने वाले पत्रकारों के महासंघ जल्द ही मामले से जुड़ी सभी हस्तियों की लिस्ट, ईमेल्स, वित्तीय कागजात और पासपोर्ट वगैरह की पूरी जानकारी देने की बात कह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पनामा से लीक दस्तावेजों पर भारत में भी सरगर्मी तेज हो गई है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि खातों की वैधता की जांच करना पहला काम होगा। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि पनामा मामले में सभी दोषी ही हों, ऐसा कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी। वहीं कांग्रेस और बीजेपी के बीच काले धन को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। इस बीच पनामा लीक मामले में नाम आने पर अमिताभ बच्चन ने कहा है कि दस्तावेजों में जिक्र कंपनियों से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अपने नाम का दुरुपयोग होने की भी बात कही है।
पनामा की लॉ फर्म से लीक दस्तावेजों ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। वित्त मंत्रालय की ओर से मल्टी एजेंसी जांच टीम बनाने के एक दिन बाद रिजर्व बैंक ने सभी नामों की गहराई से जांच करने की बात कही है। It is important to note that there are legitimate reasons also to have accounts outside. The LRS scheme allows you to take money out. We have to see what is legitimate and what is not legitimate. सोमवार को आई खबरों के मुताबिक लीक दस्तावेजों में 500 भारतीयों के नाम हैं। इनमें राजनेताओं से लेकर उद्योगपति और बॉलीवुड की बड़ी हस्तियां शामिल हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार ने काले धन पर खोखले वादों के सिवाय कुछ नहीं किया। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को अपना रिकॉर्ड देखना चाहिए। After coming into power, they have only been talking about foreign money in foreign accounts. Actual real work is zero. Let us now see that with so many names in the last 2 years, what have they done? And let us now see what they will do, apart from promises, tall claims and rhetoric. There was a time when for 2.5 long years, despite the fact the Supreme Court wanted an SIT on black money, the government which is complaining today, the spokespersons of the then government who are complaining today, did not want to have an SIT. They went for a review petition against the Supreme Court's verdict rather. ये जानकारियां पनामा की लॉ फर्म मोसाक फोंसेका से लीक दस्तावेजों के आधार पर सामने आई है। ये दस्तावेज जर्मनी के एक अखबार से होते हुए इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के पास पहुंचे। दस्तावेजों में इसका जिक्र है कि रसूखदार लोग किस तरह अपनी संपत्तियों को छिपाते हैं ताकि उन्हें टैक्स नहीं देना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने कैग की उस रिपोर्ट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की है जिसमें कृष्णा गोदावरी यानी केजी ब्लॉक परियोजना में गुजरात सरकार के निवेश पर सवाल किए गए हैं। कांग्रेस ने कहा कि इससे गुजरात मॉडल और ब्रांड नमो के मिथक का पर्दाफाश होता है। पार्टी प्रवक्ता आनंद शर्मा ने कहा कि 31 मार्च को गुजरात विधानसभा में पेश कैग रिपोर्ट राज्य की तत्कालीन मोदी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने मामले की जेपीसी से जांच कराए जाने की भी मांग की। आनंद शर्मा ने कहा कि रिपोर्ट से पूरी सच्चाई का खुलासा होता है कि किस तरह गुजरात के लोगों की मेहनत से अर्जित 19,716 करोड़ रुपए तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की निगरानी में गुजरात राज्य पेट्रोलियम निगम की तरफ से गवा दिए गए। तो कहां 84,000 करोड़ की बचत देश को, 2,20,000 करोड़ की लागत की गैस उत्पादन शून्य और हजारों करोड़ का नुकसान। इससे बहुत बड़ा नुकसान नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात का किया, गुजरात के खजाने का किया, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का किया, गुजरात स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन का किया। संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 25 अप्रैल से शुरू होकर 13 मई तक चलेगा। सरकार को उम्मीद है कि इस दौरान जीएसटी सहित प्रमुख विधेयकों को पारित करने में विपक्षी दलों का समर्थन मिलेगा। संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि उत्तराखंड में संवैधानिक संकट के बाद विनियोग विधेयक पर गौर करने के लिए सत्रावसान करना पड़ा। जीएसटी विधेयक के राज्यसभा में लंबित होने पर वेंकैया नायडू ने माना कि बीजेपी को सदन में बहुमत नहीं है, लेकिन उन्होंने विश्वास जताया कि टैक्स सुधार से जुड़े विधेयक के पारित होने में कांग्रेस सहित विपक्ष से समर्थन मिलेगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष की तरफ से उठाए गए लगभग सभी मुद्दों पर गौर किया जा रहा है और कांग्रेस समेत सभी दलों के साथ बातचीत की जा रही है। I propose, you oppose, let the House dispose. That is the conviction of our government. So I only hope in the coming days also the Parliament will be fruitful. I want to share with you the next half of the Parliament session is going to commence from 25th. भारतीय स्टेट बैंक ने एनसीपी नेता छगन भुजबल और उनके परिजनों को विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। बैंक ने 6 करोड़ से ज्यादा के बकाये में गारंटी के रूप में रखी उनकी 2 संपत्तियों को जब्त कर लिया है। स्टेट बैंक ने भुजबल की कंपनी आर्मस्ट्रांग एनर्जी लिमिटेड से मुंबई और नासिक ब्रांच को नीलाम करने के लिए विज्ञापन जारी किया है। छगन भुजबल पहले ही ईडी और एसीबी की जांच में घिरे हैं। नई दिल्ली के महाराष्ट्र सदन निर्माण घोटाला, कलीरा में जमीन हथियाने और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पिछले मार्च में भुजबल को गिरफ्तार किया गया था। भुजबल फिलहाल मुंबई की एक विशेष अदालत के आदेश पर 13 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है। सुप्रीम कोर्ट ने
आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने में देरी के लिए केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून 2005 को लागू हुए 9 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक राष्ट्रीय नीति नहीं बनी है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने का निर्देश दिया है, जिससे आपदा पीड़ित लोगों को राहत और पुनर्वास मुहैया कराया जा सके। कोर्ट ने केंद्र से 8 हफ्ते के भीतर नीति बनाने को कहा है। केंद्र सरकार ने अदालत को जानकारी दी कि इस सिलसिले में ड्राफ्ट प्लान तैयार है, जिसे 1 महीने के भीतर अंतिम रूप दे दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया है कि प्राकृतिक आपदा से सबसे ज्यादा खेती पर असर पड़ा है और इसके बाद किसानों की हालत दयनीय हो जाती है। श्रीनगर के एनआईटी कैंपस में फिर से तनाव के बाद मंगलवार को कैंपस में सीआरपीएफ तैनात कर दी गई। छात्रों का पुलिस के साथ टकराव भी हुआ और पुलिस लाठीचार्ज में कुछ छात्र जख्मी हो गए। पुलिस लाठीचार्ज की पुष्टि करते हुए उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने बताया कि हालात अब नियंत्रण में है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को फोन करके एनआईटी के हालात पर चर्चा की, तो महबूबा मुफ्ती ने दूसरे राज्यों से पढ़ने आने वाले छात्रों को पूरी सुरक्षा का आश्वासन दिया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी संस्थान प्रबंधन के संपर्क में है। वहीं एनआईटी के निदेशक ने भी हालात सामान्य करने के लिए छात्रों से बात की है। शुक्रवार को T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज से भारत की हार को लेकर संस्थान में स्थानीय और दूसरे राज्य के छात्रों में झड़प हो गई थी। हमने डायरेक्ट किया है पुलिस को कि 2 कंपनी अभी सीआरपीएफ की वहां डिप्लॉय हो चुकी हैं और एसपी जो है वहां कैंप किए हुए है और पूरा शांति है। मैं बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, बाकी जो लोग हैं, बच्चों को भी आपके माध्यम से जो मैं एश्योर करना चाहूंगा कि बिल्कुल जो है उनकी सुरक्षा का जिम्मा जम्मू कश्मीर की सरकार का है। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान से लगी सीमा की सुरक्षा मजबूत करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। ये समिति सीमा पर लगी बाढ़ से जुड़ी समस्या के समाधान के लिए उपाय भी सुझाएगी। समिति की अध्यक्षता पूर्व गृह सचिव मधुकर गुप्ता करेंगे। समिति भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सभी कमियों का अध्ययन करेगी। समिति बाढ़ के बीच के अंतर को दूर करने पर सिफारिश भी देगी। समिति से 3 महीने के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया है। जनवरी में पठानकोट एयरबेस पर हमला किए जाने के करीब 3 महीने बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। और फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हिंदुस्तान के आदिवासियों की सबसे पुरानी सभ्यता विलुप्त होती आदिम सभ्यता पर विशेष श्रृंखला अंडमान निकोबार में राज्यसभा टीवी की टीम पहली बार आदिवासियों पर विशेष कार्यक्रम अंडमान के आदिवासी सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। उत्तराखंड के राजनीतिक घटनाक्रम में आज का दिन अहम साबित हो सकता है। नैनीताल हाईकोर्ट की डबल बेंच में आज राष्ट्रपति शासन के खिलाफ दायर याचिका पर अंतिम सुनवाई होनी है, तो वहीं बजट अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर भी अदालत का फैसला आ सकता है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 6 अप्रैल को अंतिम सुनवाई की तारीख तय करते हुए 7 अप्रैल तक सदन में शक्ति परीक्षण पर रोक लगा दी थी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे विजयकांत की पार्टी डीएमडीके की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पार्टी ने विजयकांत के खिलाफ आवाज उठाने वाले 10 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इनमें 3 विधायक भी शामिल हैं। इन नेताओं ने पार्टी प्रमुख के पीडब्ल्यूएफ में शामिल होने के फैसले को चुनौती दी थी। तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी के सचेतक वीसी चंद्र कुमार, विधायक सीएस शेखर और एसआर पार्थिपन और 7 दूसरे बड़े नेताओं ने प्रेस के सामने उस खत का खुलासा किया था जो उनकी तरफ से 24 मार्च को लिखा गया था। इस खत में विजयकांत के पीपल्स वेलफेयर फ्रंट में शामिल होने के फैसले पर सवाल उठाए गए थे। नेताओं ने विजयकांत पर पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी करके एक तरफा फैसला लेने का भी आरोप लगाया था।
ஒரு எம்எல்ஏவுடைய நிலையை இப்படி என்று சொன்னால் சாதாரண கட்சிக்காக உழைத்த தொண்டனுடைய நிலை எப்படி இருந்திருக்கும்? இதற்காக நாங்கள் கேப்டனிடத்திலே வேறு எதையும் கேட்கவில்லை. தயவு செய்து கேப்டன் அவர்களே, உங்களுடைய முடிவை மறுபரிசீலனை செய்யுங்கள். நிச்சயமாக இந்த கூட்டணி என்பது நமக்கு ஒத்து வராது. இந்த கூட்டணியாலே நாம் ஜெயலலிதாவை வீழ்த்த முடியாது என்று பலமுறை கேட்டோம். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नोएडा में स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दलित देश के विकास में अहम योगदान दे सकते हैं। उनकी सरकार की कोशिश है समाज के हाशिए पर खड़े हर व्यक्ति को अवसर मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से नौकरी की आस की जगह खुद का रोजगार शुरू करने की सलाह दी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि स्टैंड अप इंडिया दलितों और आदिवासियों की जिंदगी में काफी बदलाव लाएगी। इस योजना का मकसद 2.5 लाख उद्यमियों की मदद करना है। इसके तहत बैंक का हर ब्रांच अपने क्षेत्र में एक दलित, एक महिला और एक आदिवासी को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच कर्ज देगा। इस मौके पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार सरकारी बैंकों को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए बैंकों को फिर से पूंजीकरण और अतिरिक्त जरिए की खोज की जा रही है। प्रधानमंत्री ने समारोह में इस योजना के तहत 5100 ई रिक्शा भी बांटे। अगर अवसर मिलने पर हम कुछ कर सकते हैं तो अवसर मिलने पर मेरे दलित और आदिवासी भाई बहन भी उतना ही उत्तम काम कर सकते हैं और देश को बहुत योगदान दे सकते हैं। और इसलिए जीवन के हर क्षेत्र में समाज का जो आखिरी छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसको आगे आने का अवसर मिलना चाहिए। उसको किसी की कृपा पर जीने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए। गर्मी के मौसम में महाराष्ट्र के सूखा पीड़ित इलाकों में हालात और बिगड़ गए हैं। टैंकरों से पानी की सप्लाई के बावजूद लोगों की जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। अब महाराष्ट्र सरकार रेलवे की मदद से ग्रामीण इलाकों में पानी पहुंचाने की कोशिश में जुटी है। सूखे जलाशय, खाली बर्तनों की कतार और पानी के टैंकर्स का इंतजार। महाराष्ट्र के लातूर में इन दिनों लोगों का पूरा दिन पानी जुटाने में निकल जाता है। टैंकर आने पर हर कोई ज्यादा से ज्यादा पानी जमा करना चाहता है, लेकिन प्यास बुझाने और रोजमर्रा की जरूरतें पूरा करने में ये भी नाकाफी है। ऐसे में लोग कई किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। 4-4 दिन को पानी आता है, कभी आता है नली को पानी तो कभी नहीं, ऐसा खाली रहता है पानी। टैंकर 4 दिन को 5 दिन को एक बार आते हैं, फिर गाँव में 1 पॉइंट के ऊपर 2-2 टैंक भी नहीं मिले, पानी खत्म हुआ है। हमारा मरते ऊपर चढ़ने को, हमारे जैसे बुढ़े को तो ऊपर चढ़ने को नहीं आता। वो लड़के चलते, अब किसको पानी मिलता है किसको नहीं मिलता। इंसानों के साथ ही जानवरों का हाल बेहाल है। उन्हें ना तो चारा मिल रहा है और ना पानी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि पानी की किल्लत और भीषण सूखे के चलते इलाके में बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन हो रहा है। जो भी पानी है वो सोच संभल के यूज करना है, इसलिए हम हर दिन 4 ट्रिप दे रहे। सूखे की वजह से कैसा है, कोई धान नहीं आ रहा है, कुछ ही नहीं है, खेती में कोई उत्पन्न नहीं है किसी का, तो काम की वजह से और पानी कैसे जा रहे हो। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से और बीजेपी सांसद पंकजा मुंडे ने मंगलवार को लातूर के सूखा पीड़ित इलाकों का दौरा किया। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि रेलवे के जरिए पानी लाकर लोगों तक पानी पहुंचाया जाएगा। वहाँ से पानी रैक से लाने के लिए रेल मंत्रालय ने हम लोगों को अभी सम्मति दी है और वहाँ से 50 टैंकर्स की रैक और उसके बाद में और 50 टैंकर की रैक जैसी व्यवस्था होगी, ये व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। उसकी पूर्व व्यवस्था मिरज में जो कुछ व्यवस्था लगती है या लातूर में पानी आने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए जो कुछ व्यवस्था करनी है उसके सारे अधिकार हम लोगों ने जिलाधिकारी को दिए हैं। इधर लातूर के बाद परभणी जिले में भी पानी सप्लाई वाली जगहों पर हिंसा की आशंका के चलते धारा 144 लगा दी गई है। महाराष्ट्र का विदर्भ और मराठवाड़ा इलाका इस समय भीषण सूखे और पानी की किल्लत से जूझ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मानना है कि मजबूत विकास और बढ़ती वास्तविक आमदनी के चलते भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में अभी भी अग्रणी बना हुआ है। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में एक नीतिगत संबोधन में IMF प्रमुख क्रिस्टीन लगार्ड ने कहा कि भारत ने महंगी ऊर्जा सब्सिडी पर खर्च कम कर दिया है। इससे भारत विकास को बढ़ावा देने वाले
सामाजिक मूलभूत ढांचे में ज्यादा निवेश कर सकेगा। Russia and Brazil are experiencing significant downturns, more so than what we had expected. And that is also true for the Middle East, which is the prime region which is suffering from the low oil prices. There are also quite a few African countries that are suffering as much as the Middle East countries and that are less talked about. India, by contrast, in that category, remains a bright spot with strong growth and rising real income. श्रीलंका में नया संविधान बनाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम के तहत संसद को संविधान सभा में तब्दील कर दिया गया है। नया संविधान 1978 में स्वीकृत संविधान की जगह लेगा। नए संविधान के तहत अल्पसंख्यक तमिलों को और ज्यादा स्वायत्तता मिल सकती है। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे एक सदस्यीय संचालन समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के धड़े से भी 3 सदस्यों को समिति में शामिल किया गया है। स्पीकर कारू जयसूर्या को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया है। इसमें 7 उपाध्यक्ष हैं। इसी साल जनवरी में सदन में स्वीकृत किए गए प्रस्ताव के आधार पर नया संविधान बनेगा। देश के इतिहास में दूसरा मौका है जब एक नया संविधान निर्मित करने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया है। 1972 में एक नया संविधान बनाया गया था। 1978 के संविधान ने 1972 के संविधान की जगह ली थी। राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने जनवरी 2015 के अपने चुनावी घोषणा पत्र में कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली को समाप्त करने का वादा किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवारी में आगे चल रहे हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप को झटका लगा है। मंगलवार को विस्कॉन्सिन प्रांत में हुई प्राइमरी चुनाव में दोनों नेताओं को हार का मुंह देखना पड़ा। रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी के लिए आगे चल रहे डोनाल्ड ट्रंप को विस्कॉन्सिन प्राइमरी में टेड क्रूज ने पछाड़ दिया। दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार बनने की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन की कोशिशों को भी झटका लगा है। उन्हें प्राइमरी में बर्नी सैंडर्स से हार का सामना करना पड़ा। यहां डेमोक्रेटिक पार्टी के 86 और रिपब्लिकन पार्टी के 42 डेलीगेट्स दांव पर हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा के खिलाफ संसद में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव गिर गया है। मंगलवार को इस प्रस्ताव पर वोटिंग हुई जिसमें 233 सांसदों ने जुमा का समर्थन किया, जबकि 143 वोट उनके खिलाफ पड़े। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जुमा संविधान की मर्यादा कायम रखने में नाकाम रहे हैं। इसके बाद उनके खिलाफ संसद में महाभियोग चलाया गया। आखिरी समय में सत्तारूढ़ पार्टी अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ने उनके समर्थन की पुष्टि की। इसके बाद हुए मतदान में जुमा की जीत महज औपचारिकता रह गई। और अब बात हॉकी की करते हैं। मलेशिया के इपोह में आज से सुल्तान अजलान शाह कप शुरू होगा। टूर्नामेंट में भारत के अलावा दुनिया की 7 टॉप टीमें पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और जापान की टीमें शामिल हो रही हैं। ओलंपिक की तैयारियों को पुख्ता करने की उम्मीदों के साथ भारतीय टीम आज से ही अपने अभियान का आगाज कर रही है। आज भारत का मुकाबला जापान के साथ होगा। भारत 5 बार सुल्तान अजलान शाह कप जीत चुका है। भारत के अलावा कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम ओलंपिक कोटा हासिल कर चुकी हैं। दूसरी तरफ रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी पाकिस्तान और जापान जैसी टीम अपने आप को साबित करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी। फाइनल मुकाबला 16 अप्रैल को खेला जाएगा। भारतीय सिनेमा की मशहूर अदाकारा सुचित्रा सेन का आज जन्मदिन है। हिंदी और बांग्ला की कई फिल्मों में अभिनय करने वाली सुचित्रा सेन की अदाकारी आज भी लोगों के जहन में है। आइए एक नजर डालते हैं उनके सुनहरे फिल्मी सफर पर। जिंदगी दे नहीं सकते तो खत्म करने वाले कौन होते हो तुम जिंदगी जैसी अनमोल चीज को खिलौना समझते हो। तुम्हारे दिल नहीं, तुम इंसान नहीं, जानवर हो। मोहक मुस्कान की मलिका सुचित्रा सेन ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत बंगाली फिल्मों से की। उनकी पहली फिल्म थी शेष कोठई। सुचित्रा सेन ने हिंदी में 7 फिल्में की। बिमल रॉय के निर्देशन में बनी देवदास उनकी पहली हिंदी फिल्म थी। इसमें सुचित्रा सेन ने पारो का किरदार निभाया। क्यों ना हो, तुम अहंकार कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती। 1975 में आई उनकी फिल्म आंधी। इस फिल्म में उनके अभिनय को बेहद सराहा गया। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। बांग्ला में सुचित्रा सेन ने 50 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया।
उत्तम कुमार के साथ उनकी जोड़ी ने फिल्मी पर्दे पर धूम मचा दी। उत्तम कुमार के साथ उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में की, जिनमें अग्नि परीक्षा, गृह प्रवेश और चंद्रनाथ शामिल हैं। खुली हवा में डोले रे, आज मेरा मन बोले रे, दिल की बहार लेके आएगा सावरिया। 17 जनवरी 2014 को सुचित्रा सेन ने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन इससे पहले वो भारतीय सिनेमा के इतिहास में कई स्वर्णिम अध्याय लिख चुकी थीं। 1972 में उन्हें पद्मश्री मिला, जबकि मरणोपरांत फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया। संवाद, अदायगी और बेहतरीन अभिनय सुचित्रा सेन को हमेशा लोगों के जहन में जिंदा रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस। पनामा पेपर्स लीक मामले में आइसलैंड के प्रधानमंत्री का इस्तीफा, ब्रिटिश पीएम कैमरन का पिता के निवेश में हिस्सेदारी से इनकार, नवाज शरीफ ने जांच के लिए बनाया न्यायिक आयोग। केजी बेसिन पर गुजरात सरकार के निवेश को लेकर कांग्रेस का प्रधानमंत्री पर निशाना, सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का आरोप, जेपीसी से जांच की मांग। एनसीपी नेता छगन भुजबल और उनके परिजन विलफुल डिफॉल्टर घोषित, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2 संपत्तियों की नीलामी के लिए दिया विज्ञापन, भुजबल ने लिए थे 6 करोड़ के कर्ज। आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नीति में देरी पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, केंद्र को 8 हफ्ते में नीति बनाने का निर्देश, किसानों को जल्द राहत पहुंचाने पर जोर। श्रीलंका में बनेगा नया संविधान, संसद संविधान सभा में तब्दील, प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे की अध्यक्षता में 21 सदस्यीय संचालन समिति का गठन, तमिलों को मिल सकती है ज्यादा स्वायत्तता। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आगे देखिए मेरे साथ लोकतंत्र 2016।